Hi everyone, welcome back to my channel, and today in this video we are going to discussing about a new topic which is parliament. So parliament is the most important chapter of polity. So parliament is the legislative organ of union government. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है पार्लियामेंट। और अगर हम उनके आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल से पार्लियामेंट का सब्जेक्ट मैटर डील करता है, तो वो है 79 से लेके और 122 तक। पार्ट 5th और 4th शेड्यूल डील विद पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से पार्ट 5th और 4th शेड्यूल आर्टिकल ध्यान रखना है आपको 79 से लेके और 122 तक। ठीक है, इतने चीज़ आपको ध्यान रखना है पार्लियामेंट चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। तो ये 3 पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का। पहले हम बात करें तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। ठीक है, 2 हाउस अपर और लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है और लोकसभा लोअर हाउस होता है। ठीक है, लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा कंपोजिशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो 250 होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 होती है। और मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट और यूटी से 238 मेंबर को चुना जाता है। और अगर हम नॉमिनेट की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। 238 मेंबर को स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यसभा में। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट 245 मेंबर हैं हमारे राज्यसभा में, जिसमें कि 229 रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के और 4 है यूनियन टेरिटरी से, और नॉमिनेटेड है 12 बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम हमेशा जो भी नॉमिनेट से रिलेटेड होगा, नॉमिनेशन जिसका भी होगा प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में। फिर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की। लोकसभा का कंपोजिशन अब क्या होता है, देखिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो 552 होती है। 552 होती है कंपोजिशन लोकसभा की स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा के केस में 250 होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 550 स्टेट से, 20 यूटी से, और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और वो जो 2 लोग होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 545 मेंबर है लोकसभा में एट प्रेजेंट, और जिसमें कि 550 स्टेट से आते हैं, 13 मेंबर यूटी से आते हैं, और अगेन 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, और वो जो 2 मेंबर होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। ओके, अब हम ड्यूरेशन की बात करें। हमने बात कर ली कंपोजिशन की कि मतलब कितने लोग बैठते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में। राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तक मैं पढ़ा चुकी हूँ कि किस आर्टिकल से रिलेट करता है पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 79 से 122 4th शेड्यूल है, पार्ट 5th है। कंपोजिशन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की कि राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने का होता है। ठीक है, देखिए राज्यसभा जो है एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। कंटिन्यू चैम्बर मतलब कि डिसॉल्व नहीं होती। ओके, प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हर प्रत्येक 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और फिर उनका री इलेक्शन होता है। फ्रेश इलेक्शन होता है जो भी मेंबर होते हैं। ऑफिस की टर्म है, मतलब कि राज्यसभा की जो टर्म होती है वो फिक्स नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राज्यसभा का जो टर्म है वो फिक्स नहीं है
किसके द्वारा फिक्स है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 6 ईयर का मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा किसका, राज्यसभा का। ओके, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का ड्यूरेशन कितने साल का होता है। तो ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूइंग चैम्बर मतलब कि राज्यसभा जैसा लोकसभा नहीं है, ये डिसॉल्व हो सकती है। अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं हो पाई तो ये डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, लोकसभा। उसके बाद 5 ईयर टर्म है इसका, 5 साल से ज़्यादा ये नहीं रह सकती। 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है, बट मैक्सिमम तो जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है। 5 ईयर के बाद इसका जनरल इलेक्शन दोबारा किया जाता है, करवाया जाता है। और 5 ईयर कब से काउंट होंगे, 5 ईयर कब से काउंट होंगे, जब फर्स्ट मीटिंग होती है, जब लोग चुन के लोग का इलेक्शन हो जाता है, वो लोग आ जाते हैं, जब जिस दिन से उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी उस दिन से लेके और मतलब उस दिन से काउंट होगा इनका 5 ईयर। लोकसभा कैन बी एक्सटेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 6 मंथ्स। ओके दोस्तों, तो हम बात कर चुके हैं कंपोजिशन की कि राज्यसभा लोकसभा का कंपोजिशन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। ड्यूरेशन की बात हम कर चुके हैं, लोकसभा का ड्यूरेशन कितना होता है, राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक व्यक्ति को, ठीक है। तो सबसे पहले कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड है जो एज है आपकी वो 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के केस में, ठीक है। राज्यसभा के केस में आप 30 ईयर के कम से कम होने चाहिए और लोकसभा के केस में आपकी एज 25 होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए इलेक्टोरल फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, एज एन इलेक्टर आपका नाम होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ओके दोस्तों, तो ये थी कुछ क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की। तो सबसे अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सबसे पहले एज जो है 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ राज्यसभा और 25 से कम एज नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा और रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन इलेक्टोरल इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर आपने प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट में तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, अगर वो लोन वगैरह चुकाने में एबल नहीं होता, ठीक है, जो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। इफ इज डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, अगर उस ग्राउंड पे अगर आप पाए जाते हैं, ठीक है, गिल्ट फंड पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है एमपीज की। सो सबसे पहले वो गिल्टी नहीं पाए जाना चाहिए इलेक्शन में, ठीक है। इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का करप्शन या फिर किसी भी टाइप का करप्शन प्रैक्टिस नहीं किया जाना चाहिए उस कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सेकेंड है नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट उसका नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, करप्शन के बेस पे अगर गवर्नमेंट ने उसे डिसमिस कर दिया है तो इस बेस पे उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स लाइक सती एंड अनटचेबिलिटी और सती प्रथा जो एंशियंट टाइप में हमारे इंडिया में अपनाई जाती थी, की जाती थी लोगों के द्वारा, ठीक है, उसका प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए
और अगर कर लिया है और उसके बाद उसे पनिशमेंट हो गई है तो इस बेस पे उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सो दोस्तों ये थी डिस्क्वालिफिकेशन की हमने बात की। और डिस्क्वालिफिकेशन जिस सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन आता है हमारे 10th शेड्यूल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है।